नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा में हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें आई वुड से कि हमारे इंडियन परिवारों में 95% लोग बिलीव करते हैं, अगर वो कुंडली में बिलीव करते हैं तो। जनरली देखा जाता है कि जब किसी की शादी होती है तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, उनके गुण मिलाए जाते हैं। तो मैं गुण मिलान पर तो बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, क्या गुण मिलान ही एक तरीका है और इससे वेरीफाई हो जाता है कि लड़का और लड़की कॉम्पेटिबल हैं, इनके शादीशुदा जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या देयर आर अदर फैक्टर्स, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए कुंडली के अंदर, जिससे पता चले कि ये लड़का और लड़की कॉम्पेटिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, गुण मिलान जो है पुराना तरीका हो चुका है, जहाँ पर एक समाज हुआ करता था डिफरेंट टाइप का, जहाँ पर आपकी जॉइंट फैमिलीज रहती थी, लोग रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, मेल डोमिनेशन भी था, मतलब नथिंग टू हाइड अबाउट। लेकिन लोग ना समझा करते थे उसको, क्योंकि एक एडजस्टमेंट हुआ करता था। आज के ज़माने में ज़माना चेंज हो चुका है, लोग न्यूक्लियर फैमिली में पहुंच गए हैं, तो जो कॉम्पेटिबिलिटी वाली बात है वो चेंज हो गई है। डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गए हैं, लोग अलग रह रहे हैं और वेस्टर्न सभ्यताओं से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो सब क्यों है? तो वो चीज़ें भी आज के ज़माने में कंसीडर की जाएंगी, और केवल गुण मिलान, अष्टकूट मिलान जिसे आप कहते हैं, वो आज इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। तो मैं आपके आज बात करना चाहता हूं कि अगर हम लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने जा रहे हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर से गुण मिलान करना बंद कीजिए। 18 गुण, 25 गुण, 26 गुण, इससे कुछ नहीं होता। मतलब ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये ही अकेला फैक्टर नहीं है। तो अगर आपके 18 से ज़्यादा गुण मिल जाते हैं तो बहुत खुश मत होइए, क्योंकि कुंडली में इतनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं लड़का और लड़की की शादी से पहले कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमेशा एक अच्छे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपकी कुंडली में जो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ वो चेक करेंगे और बताएंगे कि इस वधू का, इस लड़की का वर के साथ में कैसा जीवन रहने वाला है। तो ये तो थी मेरी प्रस्तावना। मैं समझाना चाहता था कि क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए सबसे पहले, क्योंकि 95% फैमिली में जो भी एस्ट्रोलॉजी का नाम मानते हैं, सबसे पहले भागते हैं गुण मिलान करो। गुण मिलान नहीं करना है, केवल गुण मिलान नहीं करना है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है और कंसल्टेशन करना है। पंडित जी के पास नहीं जाना। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द नॉलेज ऑफ द पंडित्स, उनके ज्ञान के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों में आम धारणा है कि जो पंडित मंदिर में वो पूजा कराते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी आती है। मैं इस फील्ड में हूँ, मैं बहुत लोगों के संपर्क में रहता हूँ। विश्वास करिएगा कि मैं जितने पंडितों से मिला हूँ वो मना कर देते हैं कि हमें कुंडली बनाने के अलावा हम एस्ट्रोलॉजी के चार्ट पढ़ना नहीं जानते। सो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। पंडित में, एक एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस है। एक पंडित प्लस एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर केवल एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है वो पंडित ना हो। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं केवल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आज के ज़माने में इस डिफरेंशिएशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखिए, लेकिन ये जो नॉलेज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम की है। इससे लोगों के जीवन, मतलब आपके बच सकते हैं। अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो शादी नहीं करनी है। आइए बात करते हैं कि मुझे किसी लड़के और लड़की की कुंडली में क्या क्या चेक करना है अगर जानना है कि शादी सुखी रहेगी या नहीं। इसलिए हमारा टॉपिक है सुखी शादी के या सुखी विवाह के घटक। सबसे पहले मैंने लिखा है 7th हाउस या 7th लॉर्ड को देखिए। 7th हाउस हम जानते हैं, 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है। आप चाहे जीवन की पार्टनरशिप हो या व्यवसाय की पार्टनरशिप हो या विदेश हो, ये सब चीज़ें आप 7th हाउस से ही देखते हैं। तो अगर मैंने अष्टकूट मिलान कर लिया है और मुझे सेटिस्फैक्टरी 18 से ज़्यादा गुण मिल गए हैं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 18 के नीचे तो फिर हम रिजेक्ट ही कर देते हैं। माना कि वो 18 गुण मिल गए हैं, लेकिन मुझे कुंडली में और क्या चेक करना है? मुझे 7th हाउस चेक करना है, क्योंकि वो मेरे स्पाउस का है।
अगर लड़का है तो 7th हाउस उसकी वाइफ का है, लड़की है तो 7th हाउस उसके पति का है। 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों चेक करिए कि 7th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं क्या, 7th हाउस में किसी पाप ग्रह की दृष्टि है क्या, 7th हाउस पाप कर्तरी में तो नहीं है, 7th लॉर्ड किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है क्या। ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, मतलब शादी में सुख शांति है। नंबर 2, 5th हाउस और 5th लॉर्ड। 5वां भाव जो होता है वो होता है प्यार का, प्रेम का, और होता है संतान का, नॉलेज का। तभी तो आप लव मैरिज चेक करने के लिए 7th और 5th हाउस का संबंध चेक करते हैं। अब संतान कब होगी? जब वर और वधू में प्रेम होगा तभी संतान होगी। तो सबसे ज़रूरी है 5th हाउस और 5th लॉर्ड को भी चेक करना। पंचम भाव पर अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, पंचम भाव का स्वामी अगर पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो वर और वधू के बीच में प्रेम भी होगा। शादी हो जाती है लोगों की, प्रेम नहीं रहता है, आगे चल के वो डिवोर्स का कारण बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो लोग शादी के बंधन में बंध के एक साथ रह रहे हो सकते हैं, हो सकता है उनके बीच में प्रेम ना हो। तो क्या ये क्वालिटी क्या ये एक अच्छी शादी की क्वालिटी है? नहीं। अगर आपका पंचम भाव या पंचम लॉर्ड पीड़ित है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको बता दूं, केवल D1 चेक नहीं करना है, D1 चेक करना है प्लस D9 चेक करना है, और आपको D9 और D1 दोनों चेक करने हैं। सॉरी, मैं संतान से समझ रहा था, तो D7 भी आपको उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे केवल शादी का चेक करना है तो D1 और D9, और संतान के लिए चेक करना है तो D1, D9 और D7 तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हों तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो ये कंडीशन जो भी रेलिवेंट चार्ट्स होते हैं उन पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर 3 चार्ट मैंने चेक किए हैं, D1, D9 और D9 और D7 में सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है, तो आप शादी करवा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि D1 चार्ट जो है वो हमें जो लिख कर दिया गया है, ऊपर वाले ने, भगवान ने लिख के दिया है, वो हमारा D1 है, और हम अपने कर्मों से जो हमें जीवन में मिलेगा वो D9 है। तो D9 को अल्टीमेट रिजल्ट माना जाता है। फल है, पेड़ है D1 और फल है D9। तो D9 में अगर कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो शादी कर सकते हैं। लग्न और लग्नेश। लग्न चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लग्न तो मैं स्वयं हूं ना। लग्न चेक करना और लग्नेश चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लग्न से आपकी हेल्थ का भी पता चलता है, आपका क्या स्वभाव है, क्योंकि ये आत्मा और मन यहाँ पर होता है। तो लग्न को चेक करना, लग्न से पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं आपकी, फिर उससे स्पाउस से कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं। लग्न और लग्नेश का पीड़ित ना होना इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। इसी तरीके से चंद्र भी चेक करा जाता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, बुद्धि का कारक है। कंफ्यूज मत होइएगा, मन, अगर आपका मन चंद्रमा जो है पीड़ित नहीं है तो आपका स्वभाव भी अच्छा होगा। आपका क्योंकि जो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है वो बड़े मूड स्विंग्स हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे लोगों को थोड़े से अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं। कभी मूड स्विंग हो गए, अभी खुश हूँ 2 मिनट बाद दुखी हो गया या लॉस्ट हो गया किसी दुनिया में। तो इस टाइप के ये प्रभाव आते हैं चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा का शुभ प्रभाव में होना बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस चेक करिए। 4th हाउस आपकी लग्जरी का है। क्या इंसान के पास सुख सुविधाएं होंगी नहीं होंगी, ये 4th हाउस बताएगा। 4th, क्योंकि अगर किसी आप लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं रहेगी, तो क्या आप शादी करेंगे? तो ये चीज़ चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अष्टकूट से तो हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। अष्टकूट से थोड़ा सामंजस्य वगैरह पता चल जाता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर हाउस को चेक करते हैं तो हमें बहुत डिटेल्ड आंसर मिलते हैं। तो 4th हाउस से आपको सुख सुविधाएं पता चलेंगी।
फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 12th हाउस। 12th हाउस होता है बैड प्लेजर्स का, सेक्सुअल डिजायर्स का। तो अगर पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, 12th हाउस पीड़ित है या 12th लॉर्ड पीड़ित है, तो वो सुखी वैवाहिक जीवन नहीं भोग पाएंगे। इसलिए 12th हाउस का शुभ प्रभाव में होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने सारी कंडीशन मैंने लिखी हैं ये सारी ही शुभ प्रभाव में हो, ऐसा तो बहुत कम मिलता है, कुंडली में मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो पीड़ित होगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि जो चीज़ पीड़ित है क्या हम उसके साथ जिंदगी भर जी सकते हैं। किसी का होता है चंद्रमा पीड़ित हो तो क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे, किसी के पास होता है बहुत सारी सुख सुविधाएं ना दिख रही हो हमें, किसी के पास होता है संतान का योग ना दिख रहा हो, तो ये तो बहुत क्रिटिकल चीज़ हो जाएगी। संतान तो हमें चाहिए, राइट। पैसे के बिना हम फिर भी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन संतान के बिना नहीं गुजार सकते। तो अगर संतान का योग नहीं है तो आप शादी नहीं करेंगे, उसमें दूसरा थॉट आना ही नहीं है दिमाग के अंदर। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हॉरोस्कोप आप एनालाइज करवाइए। फिर मैंने उसके बाद लिखा है शुक्र। शुक्र शादी का कारक है, शुक्र ही पीड़ित होगा तो फिर प्यार भरा संबंध कैसे होगा। शुक्र तो शादी कराते हैं। तो शुक्र सुविधाओं के भी कारक है, सुख सुविधा लग्जरी के भी कारक है। तो अगर शुक्र बुरी तरीके से पीड़ित है तो शादी में भी प्रॉब्लम होगी और सुख सुविधाओं में भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैंने लिखा है मंगल। मंगल सोचा नहीं होगा आपने कि मंगल के बारे में बात करूंगा। अगर कोई लड़की वाले किसी लड़के के कुंडली चेक करा रहे हैं तो मंगल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुरुषत्व का कारण होता है। आप जानते हैं आज के ज़माने में इतना पोल्यूशन है, इतना एटमॉस्फेयर खराब है कि लोगों के अंदर डिफरेंट बीमारी आ रही हैं। मंगल पुरुषत्व का कारण होता है। अगर पुरुषत्व नहीं है इन लड़के के अंदर तो ऐसी शादी करने का कोई फायदा नहीं है। मंगल को देख के आपको पता चल जाएगा कि इफ़ ही इज एबल नो टू गेट मैरिड। तो अगर इंसान, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं, कोई लड़का है लेकिन वो ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू दी अपोजिट जेंडर, होते हैं लोग ऐसे, लेकिन माँ बाप के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, दो जिंदगियां खराब हो जाती हैं। सब हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, हमें सब पता चल सकता है। तो हम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि इतना कुछ हमें चेक कराना चाहिए शादी करने से पहले। हम सिर्फ अष्टकूट मिला के खुश हो जाते हैं, 26 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, वो नहीं करना है। उसके बाद तुला और वृश्चिक राशि हमें चेक करनी है। तुला राशि भी चेक करनी है, ये तो किसी ने भी नहीं बताया होगा। तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में क्या है? तुला राशि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है और वृश्चिक राशि अष्टम भाव है। तो शादी सप्तम भाव से देखी जाती है और शादी की एज अष्टम भाव से देखी जाती है। शादी तो सप्तम तो तुला राशि और वृश्चिक राशि में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो एक प्लस है, ये आपके लिए गो हेड है कि आप जाइए आगे, क्योंकि शादी और शादी की एज देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लड़का या लड़की की कॉम्पेटिबिलिटी के अलावा उनकी एज देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये मध्यम आयु या अपनी जो नॉर्मल आयु होती है एक इंसान की, वहाँ तक जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। अल्पायु तो नहीं है, संतान होगी नहीं होगी, इनकी आयु कैसी है, शादी की आयु कैसी है, शादी में विधवा या विधुर होने के योग तो नहीं है। अगर एक की कुंडली में विधवा या विधुर होने का योग है, डिवोर्स का योग है, लेट्स से विधवा या विधुर मतलब किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो योग नहीं है। डिवोर्स का योग तो नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है शादी की कुंडली मिलाते समय। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि केवल अष्टकूट मिलान के ऊपर शादी नहीं करनी है। ये फैक्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको आपको एनालाइज करवाना है शादी करने से पहले। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिनमें आपका ट्रस्ट हो, जिनको आप जानते हो, आपके फैमिली एस्ट्रोलॉजर हों, उनसे ये चीज़ें ज़रूर चेक कराइए कि लड़के में मंगल तो पीड़ित नहीं है, शादी की आयु कैसी है, लड़का और लड़की की आयु कैसी है, ये सब चीज़ें चेक कराइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।